हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। अर्थ मतलब पैसा और व्यवस्था मतलब मैनेजमेंट, मतलब पैसों की व्यवस्था पूरे देश में कैसे बनती है। यहाँ पे डियर फ्रेंड्स, आपके घर में पैसों की व्यवस्था कैसे बनती है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ना ही मेरे घर में कैसी व्यवस्था बनती है उसकी बात हो रही है, बल्कि पूरे राष्ट्र में पैसों की व्यवस्था कैसे बनती है, कौन कौन सी ऐसी कड़ियाँ हैं, रेखाएं हैं जो कि इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं, उनके बारे में बात करते हैं, जिक्र करते हैं। आप बोलेंगे कि राष्ट्र के लिए पैसों की व्यवस्था ज़रूरत किसके लिए? पैसों की ज़रूरत तो व्यक्तियों को पड़ती है। तो डियर फ्रेंड्स, नहीं, हम देखते हैं राष्ट्र के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाई जाती हैं, जैसे सड़क निर्माण, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति, स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए राशि। साथ में हम देखते हैं अभी कोरोना वैक्सीन लग रही है कोरोना की, तो डियर फ्रेंड्स उसके लिए भी खर्च हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, तो उन सभी की पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो ये व्यवस्था कैसे बनती है? तो डियर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, हमें किसी भी देश की इकोनॉमी जानना है, अर्थव्यवस्था जानना है, तो हमें सबसे पहले बात करनी होगी, वहाँ पे देखना होगा कि वहाँ पे उत्पादन कैसे हो रहा है, उस देश में उद्योग चल रहे हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स, जब किसी देश में उत्पादन होगा तो उसे दूसरे देश से चीज़ों को लाने की ज़रूरत नहीं होगी, एक तो, और दूसरा बेनिफिट ये होगा कि वो खुद देश दूसरे देशों को बेचेगा तो वहाँ से पैसा आएगा, है ना। तो उत्पादन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है अर्थव्यवस्था की, और उत्पादन होता है और हमारे ही देश में संतुलन बना रहता है। जैसे हम जीएसटी टैक्स देते हैं, छोटा सा डिटर्जेंट पाउडर भी लेते हैं ना, या फिर बिस्किट लेते हैं तो हमारा जीएसटी टैक्स लग जाता है, और थोड़ी थोड़ी लग करके सबसे एक बहुत बड़ा हम फैक्ट्री खोल सकते हैं, जैसे रोजगार और विभिन्न चीज़ें भी पॉसिबल हो जाती हैं, है ना, संतुलन बना रहता है। तो डियर फ्रेंड्स, उद्योग उत्पादन से हमें ये भी बात करनी होगी कि इसमें, और पहली कड़ी तो क्या है इसकी अर्थव्यवस्था की? उद्योग उत्पादन। दूसरी कड़ी है, उद्योगों को चलाने के लिए सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो हर उद्योग को चलाने के लिए ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है परिवहन की, क्योंकि आसपास के इलाके से कच्चा माल लाया जाता है, तब तो वो फैक्ट्री में काम चलेगा, उद्योग चलेंगे, है ना। अब जैसे बिस्किट की फैक्ट्री ही ले लीजिए आप, तो वहाँ पे आसपास से हमें क्या लाना होगा? गेहूँ लाना होगा, और इससे फिर बिस्किट बनेगा, और जब बिस्किट बन गया तो फिर बाद में ये ट्रांसपोर्ट के द्वारा एक स्थान से दूसरे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जाएगा, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को जाता है। तो सबसे ज़्यादा रोल अदा किसने किया उद्योगों के बाद? परिवहन ने, ठीक है ना। हम विभिन्न प्रकार के परिवहन भी पढ़ेंगे साथ में। फिर बाद में अब यहाँ पे चीज़ों का निर्माण भी हो गया, हमने मान लिया। अब डियर फ्रेंड्स, जैसे हमने चीज़ों का निर्माण तो कर दिया, लेकिन उसकी डिमांड ही नहीं हो रही है, लोग जान ही नहीं रहे उस चीज़ को, तो क्या किया जाए? तो उसके लिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सामान ले भी गए लेकिन कोई ख़रीदने वाला ही नहीं है, तो संचार व्यवस्था, वहाँ उस देश की संचार व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए तो ही उद्योग चलेंगे। ट्रांसपोर्ट भी अच्छा होना चाहिए, संचार व्यवस्था और उद्योग होंगे तो अर्थव्यवस्था अच्छी होगी वहाँ की, है ना। तो डियर फ्रेंड्स, संचार, जैसे हमने देखा, आप ध्यान करिए, जब अंग्रेज़ों का टाइम था तो उस टाइम पे कोई इंडियंस चाय पीना नहीं जानते थे, नॉट अलाउड। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने प्रसार किया कि चाय पीजिए, ताजगी आएगी, फ्री में चाय बेची, और फिर लास्ट में क्या है, आज ऐसी लत लग गई है कि यदि हमें चाय नहीं मिलती है तो हमारा सिर घूमने लगता है, लोग बोलने लगते हैं, है ना, पहले नहीं घूमता था। तो ये होता है संचार। तो जितना अच्छा संचार और परिवहन और उत्पादन होगा, वहाँ की इकोनॉमी उस देश की बहुत अच्छी होगी, है ना, क्योंकि अब हमें चीज़ों को किसी देश से ना ही लाने की ज़रूरत है। देखिए, एक बार पढ़ लेते हैं, हमने लिखा हुआ है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा उत्पादन सेवाओं के उत्पादन के साथ उसके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की सुविधा पर निर्भर करता है। तो वही लिखा है कि किसी भी देश की विकास की गति किस पर निर्भर करती है? तो पहले नंबर उत्पादन के साथ साथ वाहन, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, और फिर संचार की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, जो कि हम पहले ही समझा चुके हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन डियर फ्रेंड्स, हमने बताया था कि सबसे उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसके एक तो कच्चा माल के लिए, और जब बन गया तो उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए वाहन की ज़रूरत पड़ती है, परिवहन की। तो वस्तुओं तथा सेवाओं का लाना ले जाना पृथ्वी के 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। किस पे लाते हैं हम ले जाते हैं? तो एक तो हम स्थल के द्वारा ले जाते हैं,
और दूसरा है जल के द्वारा लाते ले जाते हैं, और तीसरी बात है वायु के द्वारा लाते ले जाते हैं। स्थल के द्वारा को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि स्थल के द्वारा एक तो हम ले जाते हैं किससे, सड़क मार्ग द्वारा, दूसरा रेल मार्ग द्वारा, और तीसरा पाइपलाइन द्वारा हम वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएंगे। अब सड़क के द्वारा तो आप नॉर्मली जान सकते हैं ट्रक से, और रेल लाइन रेलवे द्वारा, और पाइपलाइन, जैसे पाइपलाइन में क्या जाता है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है और गैस वगैरह, ठीक है ना। जल मार्ग को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक आंतरिक जल मार्ग, एक सामुद्रिक जल मार्ग। आंतरिक मतलब कि देश के अंदर चीज़ों को लाना ले जाना, लेकिन सामुद्रिक जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देशों में, जैसे इंग्लैंड से बनी हुई चीज़ें भारत बेचती थी, तो वो कैसे आते थे, समुद्र से आते थे, है ना, सामुद्रिक जल मार्ग। वायु को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय। इनके सभी के बारे में डिटेल से एक से चर्चा करते हैं। चलिए चलते हैं आगे। देखिए, परिवहन के साधन, इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। हमने भी बताया कौन कौन से। एक कुछ होते हैं स्थल मार्ग जो कि लैंड में चलते हैं, जैसे सड़क परिवहन वगैरह। कुछ होते हैं जल में, जैसे शिप वगैरह चलती हैं। कुछ वायु में, इनसे यात्राएं की जाती हैं। सामान को लाया ले जाया जा सकता है इन तीनों से। अब डियर फ्रेंड्स, तीनों के बारे में यदि हम डिवाइड करें तो इसको हम स्थल परिवहन को 3 भागों में बांट सकते हैं, सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन, ठीक है ना, पहले ही ऑलरेडी बता चुके हैं। इसके बाद जल परिवहन को आंतरिक जल परिवहन, मतलब देश के अंदर चलने वाले परिवहन जो होते हैं, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जो चलते हैं। कुछ होते हैं सामुद्रिक जल परिवहन, जो कि समुद्रों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान लाया ले जाया जाता है, जैसे हवाई, जैसे शिप वगैरह, जहाज वगैरह, है ना, वाटर शिप, हाँ, तो उसके द्वारा समुद्रों से यात्राएं की जाती हैं। और इसके बाद वायु परिवहन को भी हम 2 भागों में बांटेंगे, घरेलू विमान सेवा, मतलब जो देश के अंदर चलती हैं, विमान चलते रहते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय वायु विमान सेवा, मतलब एक देश से दूसरे देश तक ले जाने वाले हवाई जहाज, वायु के द्वारा जब हम सफ़र करते हैं उसको अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कहते हैं। इसके बाद घरेलू विमान सेवा को डियर फ्रेंड्स 2 भागों में बांटा जा सकता है। कुछ सार्वजनिक प्राधिकरण के द्वारा होते हैं, कुछ निजी होते हैं प्रॉपर रूप से। जैसे सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा, सरकार के द्वारा जो जैसे दिए जाते हैं, प्रधानमंत्री वगैरह होते हैं, घूमते हैं मुख्यमंत्री। और निजी सेवा विमान, जैसे कि अमिताभ बच्चन हैं, वो अपने ही निजी विमान पर जाता है, ठीक है, क्लियर हुआ। स्थल परिवहन को 3 भागों में बांटा है हमने, सड़क, रेल, पाइपलाइन। जल परिवहन को 2 भागों में, आंतरिक परिवहन, सामुद्रिक परिवहन। वायु परिवहन को 2 भागों में बांटा है हमने, घरेलू विमान सेवा और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। इसके बाद घरेलू विमान सेवा को 2 भागों में बांटा है, सार्वजनिक और निजी विमान सेवा। क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। तो वस्तुओं को लाने ले जाने को 3 क्षेत्रों में, ये पहले बता चुके हैं हम। तो स्थल से अब हम देखेंगे स्थल परिवहन की। तो स्थल परिवहन को हमने 3 भागों में बांटा है। स्थल में जैसे कि सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन, यहाँ पे सड़क आएगा, सॉरी फ्रेंड, बस, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं हम सड़क परिवहन, सबसे फर्स्ट परिवहन की। तो स्थल परिवहन की बात करेंगे सब में, और स्थल परिवहन में बात करेंगे सबसे पहला कौन सा है, सड़क परिवहन, है ना। तो सड़क का निर्माण डियर फ्रेंड्स, जो यदि हम इसके पास्ट में चलें तो सबसे पहले करवाया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी का शासनकाल आता है हुमायूं के बाद, मतलब 1540 ईस्वी में हुमायूं बैठा था, और 45 में उसको हरा करके यह राजगद्दी में बैठ गए थे शेरशाह सूरी। इन्होंने 1545 से 1555 तक राज्य किया। इन्होंने विशाल ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी करवाया था, ठीक है ना, विशाल ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, और यही सबसे पहली रोड है, ठीक है। भारत की बात करें यदि विश्व में, तो सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश है, यहाँ पे सर्वाधिक सड़क हैं। यदि बात करें कि सबसे ज़्यादा सड़कें कहाँ पे हैं, तो यहाँ तो जाल बिछा हुआ है सड़कों का, लेकिन डियर फ्रेंड्स सर्वाधिक सड़कें USA, मतलब अमेरिका में हैं। रेलवे में लाइन में भी देखें हम तो USA ही आगे नंबर पे आता है रेल में, ठीक है ना, वहाँ पे ज़्यादा रेल, यहाँ पे सड़क भी। लेकिन द्वितीय नंबर की बात करें तो हमारा भारत आता है सड़कों में दूसरे नंबर में। क्लियर हुआ। हमने क्या पढ़ा अभी, स्थल परिवहन देखा। स्थल परिवहन में हमने क्या देखा, 3 प्रकार के होते हैं, सड़क, रेल और
पाइपलाइन। अब तो हमने सबसे पहले सड़क परिवहन के बारे में बात की, जिसमें शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। भारत सर्वाधिक सड़क वाला देश है। प्रथम नंबर पे सड़कों में कौन आता है? यूएसए आता है, और द्वितीय नंबर में हमारा भारत आता है। क्लियर हुआ इतना? चलिए चलते हैं आगे। यदि बात करें डियर फ्रेंड्स, तो यह सड़क लगभग भारत में जो सड़कें हैं वह है 2366 लाख किलोमीटर है। कितनी? 2366 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। यदि हम बात करें कि रेल परिवहन अच्छा है या सड़क परिवहन, तो डियर फ्रेंड्स, रेल परिवहन की बढ़ती महत्वता की अपेक्षा पर यह सड़क परिवहन ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ है, अच्छा हुआ है। क्यों? क्योंकि एक तो पहले नंबर इसमें लागत कम लगेगी। रेल बिछाएंगे तो हमें जंगल कटवाएंगे पूरे साइड में, या फिर कुछ भी पड़ रहा है, ऊबड़ खाबड़ जगह पड़ रही है तो वो उसमें नहीं चल पाएगी रेल। उसके लिए बिल्कुल सही से प्लेस चाहिए, तो खर्चा कम लगता है इसमें रेल परिवहन की अपेक्षा। ऊबड़ खाबड़ स्थानों पर ही चल सकती है यह, क्योंकि सड़कें कहीं भी बनाई जा सकती हैं। अधिक ढाल प्रबलता पहाड़ी क्षेत्रों पर भी इसको बनाया जा सकता है। साथ में यह डियर फ्रेंड्स घर घर तक जाती है, लेकिन रेल कभी घर घर तक नहीं जा सकती है। यह कम दूरी, कम वस्तुओं और कम व्यक्तियों को परिवहन में सड़क मितव्ययी होती है, कम व्यय होता है। घर घर सेवाएं उपलब्ध कराती है, हर घर में जाती है, लेकिन हर घर से रेल लाइन नहीं निकल सकती, इम्पॉसिबल है। सड़क परिवहन साधनों में उपयोग में एक बड़ी रूप से कड़ी के रूप में भी कार्य करता है, और सड़कें रेलवे स्टेशन, समुद्री पत्तनों आदि को जोड़ने का कार्य करती हैं। सड़कें क्या होती हैं? सड़क हम देखते हैं, सड़क से ही हम चल करके जाते हैं, रेलवे लाइन तक जाते हैं, स्टेशन जाते हैं, वायु मार्ग तक या फिर समुद्री पत्तनों तक हम कहाँ से चल के जाते हैं? सड़क से ही चल के जाते हैं। इसलिए सड़क परिवहन बहुत ही उपयोगी होता है। डियर फ्रेंड्स, क्या आपको इतना पढ़ा याद है कुछ? तो हम एक बार क्विक रिवीजन कर लें। तो सड़क परिवहन में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले स्थल परिवहन का एक भाग है सड़क परिवहन। उसमें हमने 3 देखे थे, रेल, पाइपलाइन, सड़क परिवहन। तो सड़क परिवहन में इसकी कितने किलोमीटर है? 2366 किलोमीटर है। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था 1545 से, और 1555 तक उनका राज्य रहा, ठीक है ना, उसी बीच करवाया था। इसके बाद हमने क्या देखा कि सड़क परिवहन में हमने देखा कि इसमें रेल की क्वालिटी निकाली, अंतर निकाला। तो सबसे सर्वाधिक सड़क जाल वाला की बात करें तो हमारा भारत है, और सर्वाधिक सड़कें कहाँ पाई जाती हैं? यूएसए में पाई जाती हैं। और हमने देखा कि सड़क में द्वितीय नंबर पे हमारा भारत आता है, पहला यूएसए, दूसरा भारत, ठीक है। इसके बाद हमने दोनों की डिफरेंस निकाला, तो हमने क्या देखा कि सड़क परिवहन में रेल परिवहन से ज़्यादा अपेक्षाकृत कम मितव्ययी होते हैं। हमने देखा कम खर्चा लगता है, और इसे घर घर तक जा सकते हैं, सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं, और ये वायु स्टेशनों और समुद्री पत्तनों पर भी पहुंच सकते हैं। आई होप आपको सड़क परिवहन पूर्ण रूप से क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। भारत में सड़कों को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। वो कौन कौन सी? एक है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग, मतलब पूरे राष्ट्र का राजमार्ग, जो कि डियर फ्रेंड विभिन्न राज्यों तक जोड़ने का कार्य करता है। फिर होता है राज्य राजमार्ग, यह राज्य से मिलाकर के जिले वाली राजधानियों को जोड़ता है उसे। जिला मार्ग वो होते हैं जो कि जिले के अंदर प्रशासनिक केंद्रों को जोड़ने का कार्य करते हैं। इसके बाद अन्य मार्ग भी होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की सड़कें होती हैं। इसके बाद देखेंगे सीमांत सड़कें, जो कि एक देश से दूसरे देश की जहाँ सीमा होती है उसको जोड़ने का काम करती है, ठीक है ना। तो ये है हमारे 6 राजमार्ग। चलिए एक एक से इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग है डियर फ्रेंड्स, यह कितने किलोमीटर है? 5846 किलोमीटर है। यदि हम मैप में देखने की कोशिश करें तो डियर फ्रेंड्स, हम यहाँ पे छोटा सा मैप बनाते हैं। ये
तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे पड़ती है हमारी दिल्ली। दिल्ली से होता हुआ यह राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ तक जाता है जो 1453 किलोमीटर है। ये रहा हमारा पश्चिम बंगाल का एरिया। इसके बाद ये दिल्ली से मुंबई की ओर जाता है, यहाँ भी आया, ये आ गया मुंबई। ये इसकी दूरी कितनी है यहाँ से मुंबई, दिल्ली से मुंबई की, तो 1419 किलोमीटर है। फिर मुंबई से जाता है चेन्नई की ओर, ये है हमारा तमिलनाडु, ये है चेन्नई तमिलनाडु में। तो चेन्नई में 1290 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर बाद में ये चेन्नई से जाता है कोलकाता की ओर, जो कि 1684 किलोमीटर है। तो सर्वाधिक दूरी यहाँ तक पड़ती है। हमने मैप में बना नहीं है, इसलिए अच्छे से बन नहीं पा रहा। बाकी सबसे कम दूरी ये वाली होती है, ठीक है। तो ये रहा हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। देखिए ये चतुर्भुज आकार की आकृति बन गई कि नहीं बनी ऐसे, ये। चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैप में ये बना हुआ है। देखिए यहाँ से ये दिल्ली से आकर के सीधे गया है कहाँ, कोलकाता की ओर। कोलकाता से लेकर के ये आया हमारा चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, मुंबई से दिल्ली। सब सर्वाधिक दूरी की बात करें तो कहाँ पे पड़ती है, हमने देखा था ये वाली क्षेत्र की, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय प्राधिकरण NHAI अधिकार क्षेत्र में आता है, मतलब नेशनल हाईवे ऑफ इंडियन के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसका सुधार और बनवाना का कार्य किसका होता है, केंद्र सरकार का। राष्ट्रीय राजमार्ग, अब चलिए बात करते हैं। अभी हमने स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की बात की, जिसकी लंबाई हमने देखा 5846 किलोमीटर थी। सबकी अलग अलग लंबाई भी देखी, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से दिल्ली, हमने ये चतुर्भुज बनाया था। इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई यदि हम बात करें तो इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। राष्ट्रीय राजमार्ग विभिन्न प्रदेशों में फैले हुए हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो राष्ट्र के हैं, प्रदेशों को जोड़ने का काम करेंगे। 1,42,126 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, लेंथ है किसकी, राष्ट्रीय राजमार्ग की। आप याद रखना, बहुत सारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, हम छोटा बड़ा करके बता देंगे कुछ कुछ, ठीक है। इसके बाद यह प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण रख रखाव केंद्रीय लोक सेवा निर्माण विभाग CPWD के अधिकार क्षेत्र में आता है। सेंटर पब्लिक वर्क डेवलपमेंट के अधिकार क्षेत्र में यह राष्ट्रीय राजमार्ग आता है। इसकी लंबाई कितनी देखी, 1,42,126 किलोमीटर। यदि बात करें कि सर्वाधिक, बहुत सारे राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, लेकिन सबसे बड़ा राजमार्ग की बात की जाए तो सबसे बड़ा राजमार्ग है 44वां नंबर का राजमार्ग, ठीक है ना। यह कहाँ से कहाँ तक जाता है डियर फ्रेंड्स, तो यह जाता है हमने मैप बनाया था अभी, ये जम्मू कश्मीर से होता हुआ, यहाँ से जम्मू कश्मीर की क्या है, श्रीनगर है। श्रीनगर से होता हुआ सीधे तमिलनाडु के कन्याकुमारी पर मिलता है। कौन सा, 44वां राजमार्ग। सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा जमशेदपुर पर 118वां नंबर का राजमार्ग है, जो वो सबसे छोटा राजमार्ग है। क्लियर। देखिए आप मैप में देख सकते हैं उत्तर से दक्षिण का गलियारा, ये है उत्तर से दक्षिण तक, जिसको हमने बोला भी कौन सा नंबर का राजमार्ग है ये है हमारा 44वां राजमार्ग, जिसकी लंबाई यदि हम बात करें तो 3745 है, 3745 किलोमीटर है इसकी लंबाई, ठीक है। इसके बाद यदि हम पूरा पश्चिम गलियारा, ये हमारा पूरा असम का सिलचर है, यहाँ से शुरू होता है ये गलियारा और एक जाता कहाँ है, पोरबंदर तक। तो डियर फ्रेंड्स, ये पूरा पश्चिम गलियारा है जो कि पोरबंदर गुजरात में है, और असम के सिलचर से शुरू होता है। और इसके बाद और भी ये आप देख सकते हैं ये क्या है, यही बताया हुआ है। और सबसे छोटा राजमार्ग हमने बताया 5 किलोमीटर का, जमशेदपुर 118वां नंबर का है वो, स्वर्णिम। इसके बाद बहुत सारे राजमार्ग जोड़ने का कार्य करते हैं, आपने देख ही लिए होंगे। इसके बाद आगे चलते हैं डियर फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स राज्य राजमार्ग की। राज्य के अंदर जो कि राजधानियों से जोड़ने का कार्य करते हैं, राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने का वाली सड़कें ही राजमार्ग कहलाती हैं तथा राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्य और के सार्वजनिक विभाग CPWD को होता है। तो राज्य के विभाग द्वारा इसका क्या
नियंत्रण और सार्वजनिक निर्माण का कार्य चलता है। मतलब राज्य है, जैसे हमारा एमपी है, एमपी की राजधानी क्या है डियर फ्रेंड्स, भोपाल है। तो भोपाल को जोड़ने का जिला जो मुख्यालय है, उस राजधानियों या फिर जिला मुख्यालय को जोड़ने का कार्य करता है कौन, राज्य राजमार्ग, ठीक है ना। इसकी यदि बनाने का काम हुआ है, इसमें सुधार करने का कार्य कौन करता है, तो सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा, राज्य का सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा, ठीक है ना। और उसमें केंद्र, राष्ट्रीय राजमार्ग में केंद्र विभाग द्वारा, इसमें राज्य का सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इसका नियंत्रण और निर्माण व्यवस्था सब कुछ होता है, ठीक है। देखिए जिला मार्ग क्या होते हैं, जो कि ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। इन सड़कों की व्यवस्था को जिला परिषद का काम, जिला परिषद करते हैं इस सड़कों की व्यवस्था। ये जिला मार्ग क्या होते हैं, जो कि जिले के अंदर जो प्रशासनिक केंद्र हैं, ठीक है ना। राजमार्ग क्या थे, जो कि जिलों से जोड़ रहे थे, जिलों की राजधानियों से जोड़ रहे थे, ठीक है ना। सॉरी, जिलों की राजधानी नहीं, मतलब प्रदेश की राजधानी से जोड़ने का कार्य कर रहे थे। और जिला मार्ग जिले के अंदर जो प्रशासनिक केंद्र है उनको जोड़ने का कार्य करते हैं। उनका रख रखाव देख रेख की व्यवस्था जो करता है वो जिला परिषद ही करता है। राज्य के लिए रख रखाव कौन करता है, तो राज्य का सार्वजनिक केंद्र जो राज्य प्रशासनिक केंद्र द्वारा होता है, ठीक है ना। इसके बाद और भी सड़कें होती हैं जिला के अंदर, हम देखते हैं जो छोटे छोटे ग्रामीण इलाका हैं उसके अंतर्गत आती हैं ये सड़कें। वो ये राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, ये वर्ग अंतर्गत सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों को गांव से शहर को जोड़ने का कार्य करती हैं। इसको अन्य सड़कें भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स सीमांत सड़कें की। सीमांत सड़क क्या होती हैं, सीमांत सड़कें भारत प्राधिकरण के अधीन सीमा संगठन हैं जो देश के सीमा क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण, उनकी देखरेख का कार्य करते हैं। जो कि सीमा, एक देश की सीमा से दूसरा देश लगा होता है। जैसे हमारा ये रहा डियर फ्रेंड्स इंडिया है, इंडिया के बाद हम देखते हैं यहाँ पे दूसरे देश की सीमा लग जाती है। यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं पाकिस्तान लग गया, अफ़गानिस्तान लग गया, यहाँ पे बांग्लादेश लग गया, चीन लग गया। तो डियर फ्रेंड्स ये सीमांत सड़कें होती हैं जो कि जोड़ने का सीमा में कार्य करती हैं। इसका देखरेख रख रखाव प्राधिकरण अधीन सीमा संगठन द्वारा ही किया जाता है। और यह संगठन कब बना था, तो यह संगठन 1960 में बनाया गया था, जिसका कार्य उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व सड़कों का विकास करना था, ठीक है, 1960 में। तो डियर फ्रेंड्स क्या आपको ये 6 सड़कें क्लियर हुई या नहीं हुई, चलिए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए राजमार्ग के बारे में बात करें, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग के बारे में क्या पढ़ा था हमने। यह चतुर्भुज आकार बना लेती है। यह इसकी लंबाई कितनी है, 5800 के करीबन 46 किलोमीटर है। सबका मैप बनाया था। देखिए यह है दिल्ली से होता हुआ यह कोलकाता जाता है, जिसकी लंबाई 1453 किलोमीटर है। इसके बाद यह आता है यहाँ तक, कहाँ, चेन्नई आता है। चेन्नई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमने देखी थी, वो कितनी थी, 1684 किलोमीटर। इसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक आता है जो कि 1290 किलोमीटर है। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमने क्या देखी थी, 1400 के समथिंग पे देखी थी, ठीक है ना। ये रहा हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज महाराष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में बात की थी। तो राष्ट्रीय राजमार्ग में हमने क्या देखा था, जल्दी से बताइए क्विक रिवीजन। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई आप बताइए जल्दी से, 1,42,000 हमने बताया था, 1,42,000 और कोई थी, ठीक है ना। इसकी लंबाई थी। यह राष्ट्रीय राजमार्ग जो थे बहुत सारे थे, जिसमें हमने बताया था कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक जाता है, जिसकी लंबाई हमने बताई थी 3745 किलोमीटर है राष्ट्रीय राजमार्ग। और इस गलियारे बताए थे राष्ट्रीय राजमार्ग में, उत्तर दक्षिण गलियारा है ये, है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है। इसके बाद हमने एक और गलियारा बताया था पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो पोरबंदर, असम के पूरब में, असम से लेकर के पोरबंदर गुजरात तक जाता है। इसके बाद हमने देखा था सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो 118वां नंबर का राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे छोटा है, जो कि जमशेदपुर जाता है और इसकी लंबाई टोटल 5 किलोमीटर है।
इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, राज्य मार्ग। राज्य मार्ग में हमने क्या देखा डियर फ्रेंड्स, राज्य मार्ग में हमने देखा कि जो राज्य की सड़कें हैं वो राज्य की राजधानियों से, जिले मुख्यालय से जोड़ने का काम करती हैं जिला तक। अब आता है जिला मार्ग। जिला मार्ग क्या करता है, जिले के अंदर जो प्रशासनिक केंद्र हैं उनको जोड़ने का कार्य करता है। अब जिले के अंदर भी बहुत सारी सड़कें होती हैं, अन्य सड़कें, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों को शहर से जोड़ने वाली सड़कों को, ग्रामीण क्षेत्र से शहर की ओर जोड़ने वाली सड़कों को अन्य सड़कें भी कहते हैं। सीमांत सड़कों के बारे में बात की थी। सीमा संगठन केंद्र द्वारा इसका निरीक्षण किया जाता है, मतलब इसका रखरखाव किया जाता है। और इनकी रखरखाव की बात की तो ये केंद्र सरकार द्वारा, ये राज्य सरकार द्वारा, ये जिला के द्वारा होता है, और ये सभी के द्वारा वहीं पास में सरपंच वगैरह कर देते हैं। सीमांत सड़कें ये 1960 में सीमा संगठन विभाग द्वारा, मतलब इससे बना हुआ विभाग था, वह इसकी रखरखाव करता है। एक देश की सीमा से दूसरे देश की सीमा तक जोड़ने का के पास की बाउंड्री के पास की रोड होती है ये सीमांत सड़कें। चलिए अब आगे, आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हम सड़कों को। यदि हम अभी तो हमने सड़कों का किसके वर्गीकरण किया था कि 6 प्रकार की सड़कें होती हैं, किसकी अलग अलग। अब बात करते हैं उसमें सामग्री जो प्रयुक्त की जाती है सड़कों में, उनके आधार पर 2 प्रकार की सड़कें पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे कच्ची सड़कें और दूसरी पढ़ेंगे पक्की सड़कें। कच्ची सड़क कौन सी होती है, जो कि कंकड़, रेत, पत्थर से बनाई जाती है ना, और एक ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा पाई जाती है और पता चले बरसात के टाइम पर नष्ट भी होने की संभावना इसमें होती है, पता ही नहीं चलता कि यहाँ से सड़क गई है। ये होती है कच्ची सड़कें। पक्की सड़कें वे होती हैं जो कि सीमेंट, कंक्रीट, तारकोल से निर्मित होती हैं और ये ख़राब नहीं होती हैं, जल्दी नष्ट नहीं होती हैं, और साथ में इनमें सीमेंट वगैरह लगा होता है, पानी का प्रभाव भी इसमें ज़्यादा नहीं पड़ता है। आई होप आपको इस सड़कों को 2 प्रकार आपने जान चुके होंगे, कौन कौन से, कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, सड़क घनत्व की बात करें तो भारत में औसत सड़क घनत्व कितना है, 142.6/100 प्रति वर्ग किलोमीटर। 142.6% 100 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्र में सड़कों की लंबाई सड़क घनत्व कहा जाता है। जो सड़कों की किसी भी क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है। वो कितना है, औसत बताया है। अब कहीं कहीं पे ज़्यादा भी हो सकता है उस सड़क की लंबाई उस क्षेत्र की, कहीं कहीं कम भी हो सकती है। तो सर्वाधिक औसत घनत्व जो हम देखें राज्य में, तो सर्वाधिक औसत घनत्व वाला राज्य है केरल, जहाँ पे डियर फ्रेंड्स ये पूरा औसत से भी ज़्यादा लंबाई है, 570/100 किलोमीटर है। और जबकि हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो वहाँ की लंबाई 10 किलोमीटर ही आपको 100% किलोमीटर मिलेगी, ठीक है ना। तो सर्वाधिक औसत घनत्व किस राज्य का है सड़कों में, तो वो है केरल का, 517/100 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर। और औसत घनत्व की बात की जाए तो कितना हमने देखा है, याद रखना है, 142.6 किलोमीटर। इसके बाद देख रहे हैं अब सड़क परिवहन में आखिर समस्या क्या है, क्यों रेल परिवहन बनाया गया, क्यों पाइपलाइन डाली गई। तो डियर फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं। तो सड़क परिवहन हम देखते हैं कि आधी सड़कें इनकी कच्ची होती हैं और वर्षा ऋतु के दौरान इनका उपयोग बहुत सीमित हो जाता है। इनकी एक तो सड़कें क्या होती हैं, कच्ची होती हैं, पूरी सड़कें तो पक्की नहीं होती ना, जैसे हमने देखा था अन्य सड़कें जो ग्रामीण को शहर से जोड़ती हैं। और बहुत सारी सड़कें होती हैं जो कि कच्ची होती हैं, जो कि इस समय वर्षा ऋतु में कभी कभी नष्ट भी हो जाती हैं, और यदि होती भी हैं तो उनका उपयोग होना बंद हो जाता है, कहीं पानी भर जाता है तो कहीं कुछ हो जाता है। इसके बाद यह राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पे अपर्याप्त हैं, इसलिए राष्ट्रीय राजमार्ग पूरे नहीं हैं, वो तो पक्के होते, इसलिए अपर्याप्त होने की वजह से सड़क परिवहन की ये समस्या है। शहरों में अत्यंत तंग भीड़ भरी सड़कें होती हैं। हम देखते हैं शहरों में जो सड़कें हैं इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ मारामारी पाई जाती है, चाहे जब ट्रैफिक लगता रहता है, साथ में हम देखते हैं एक न एक एक्सीडेंट होता रहता है। एक किसके कारण, सड़क के कारण है, वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो हमने अभी सड़क की समस्या देखी है। सड़क के बारे में हमने देखा कि शेरशाह सूरी ने सड़क का सबसे पहले ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। और यदि हम सड़क की बात करें तो हमने क्या देखा कि सड़क के बारे में हमने देखा कि राष्ट्रीय सड़कों को 6 भागों में बांटा गया था। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग हमने देखा, सीमांत सड़कें, अन्य सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्ग, जिला मार्ग, विभिन्न प्रकार की सड़कों के बारे में डिटेल से बात की है।
और राष्ट्रीय राजमार्ग की हमने बात की थी, 1,42,000 किलोमीटर है लंबाई है राष्ट्रीय राजमार्गों की। सबसे बड़ा 44वां है, सबसे छोटा 118वां है। इसके बाद स्वर्णिम चतुर्भुज की बात की थी हमने, दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। और स्वर्णिम चतुर्भुज की टोटल लंबाई हमने बताए थे महाराजमार्ग की 5,846 किलोमीटर थी। इसके बाद घनत्व देख लिया। घनत्व में हमने क्या देखा कि 142.6 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व तो कहाँ का है, तो केरल का है। सबसे कम हमने देखा था जम्मू एंड कश्मीर का है। केरल का कितना है सड़क घनत्व, 517/100, और जम्मू कश्मीर का 10 किलोमीटर ही है। तो ये सब हमने देखा। सड़क की हमने 2 प्रकार देखे, कच्ची सड़कें देखी, पक्की सड़कें देखी। सड़क की समस्याओं के बारे में बात की। एक तो राष्ट्रीय राजमार्ग अपर्याप्त होते हैं। कच्ची सड़कें भी होती हैं भारत की आधी सड़कें, जिसों के कारण उनका वर्षा ऋतु में तो उनका उपयोग होना भी सीमित हो जाता है। अत्यंत भीड़ वाली सड़कें होती हैं क्योंकि कम सड़कें हैं। तो आई होप आपको स्थल परिवहन में सड़क समझ में आ गया हो, सड़क परिवहन की। अब हम बात करते हैं इकोनॉमी की रेखाओं में, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं में हमने क्या क्या देखा था महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला। एक तो वस्तुओं का उत्पादन, और दूसरा देखा था उसमें साथ देने वाला कौन होता है, ट्रांसपोर्ट। फिर संचार। तो ट्रांसपोर्ट या वाहन में हमने देखा था, परिवहन में 3 प्रकार के देखे थे, स्थल, जल, वायु। स्थल का हमने सड़क परिवहन देख लिया है। स्थल में भी हमने 3 देखे थे, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, और एक और देखा था कौन सा, पाइपलाइन। तो सड़क परिवहन हो गया है। अब हम बात करते हैं रेल परिवहन के बारे में, ठीक है ना। तो रेल परिवहन की बात की जाए डियर फ्रेंड्स, तो रेलों का विकास की बात करें तो कब से शुरुआत होती है भारत में, तो लॉर्ड डलहौजी के काल पे 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच में पहली रेल चलाई गई थी। और 1825 में ही रेल का वो हुआ था, जो कि इंग्लैंड में शुरुआत हुई थी, ध्यान है तो। और ये मुंबई से थाने के बीच चलाई जाने वाली प्रथम रेल थी हमारे भारत में। इसके बाद देखिए, यह रेल प्रणाली, भारत में जो रेल प्रणाली है सबसे बड़ी रेल प्रणाली है भारत की। और यूएसए की आप बोलेंगे तो यूएसए और भारत ये दूसरे नंबर पे आ रहा है। रेलवे में न्यूयॉर्क मतलब कि यूएसए अमेरिका सबसे पहले नंबर पे आता है, और दूसरे नंबर पे आता है भारत। रेल प्रणाली में भारत की ज़्यादा है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद देखिए रेलवे मार्ग, भारतीय रेल मार्ग में यदि इसकी लंबाई की बात करें तो 68,442 किलोमीटर है, 68,442 किलोमीटर है। जबकि हमने सड़क परिवहन में देखा था राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई, राष्ट्रीय राजमार्ग की 1,42,000 थी, जबकि इसमें 68,442 किलोमीटर है रेलवे लाइन की लंबाई। अनेक गेज तय किए गए हैं। बड़ी लाइन मीटर देखिए, आप इसमें पढ़ सकते हैं, विभिन्न प्रकार के रूट वगैरह हैं, और कुछ नहीं है इसमें। भारतीय रेल मार्ग की लंबाई कितनी है, 67,956 किलोमीटर, और पूरा मिलाकर के 68 थी, ठीक है ना। बल्कि लंबाई की उसकी बात करें तो 67,956 किलोमीटर है भारतीय रेल की लंबाई। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन का मुख्य साधन है। हम देखते हैं ये चीपेस्ट साधन है, मतलब सस्ता मिल जाता है, थोड़ी बहुत टिकट लगती है, और हम लंबी दूरी और बहुत सारा सामान लेकर भी जा सकते हैं। इसमें यात्रियों के लिए बहुत अच्छा चीपेस्ट साधन है, रिसोर्स है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। रेल परिवहन में अनेक कार्य भी सहायक हो जाते हैं। व्यापार कर सकते हैं अपन, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं, लंबी दूरियां तय की जा सकती हैं। 27 फरवरी 2019 को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आंध्र प्रदेश में एक नया रेलवे जोन की स्थापना की जाने की घोषणा की। नए रेलवे जोन का नाम दक्षिण तट रेलवे होगा, जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम मतलब आंध्र प्रदेश की राजधानी। 18वां रेलवे जोन होगा। अभी तक पहले 17 थे, लेकिन ये 18वां होगा। कब से शुरू हुआ है, 2019 में पीयूष गोयल ने 27 फरवरी को ये घोषणा की थी। देखिए 31 मार्च 2004 के दिन भारतीय रेल परिवहन का मार्गीय लंबाई 63,222 किलोमीटर थी 2004 तक, लेकिन जिन पर 8,000 स्टेशन तथा
817 रेल इंजन और 5321 रेल यात्रियां सेवा 4904 और अन्य कोच वाहन 228,170 मालगाड़ियां सम्मिलित थी इनमें। ठीक है, और अभी हम प्रेजेंट टाइम पे किलोमीटर तो आप जान चुके हैं कि लंबाई टोटल कितनी है रेल मार्ग की, तो 67,000 है। भारतीय रेल परिवहन रेलवे जोन कितने हैं, अब क्वेश्चन बन जाता है तो क्वेश्चन कितने रेलवे जोन कितने हैं, 18 रेलवे जोन हो गए हैं। पहले कितने थे, 17 थे, लेकिन अभी जो 2019 में पीयूष गोयल ने घोषणा की थी दक्षिण तट पर विशाखापत्तनम, जिसका क्या होगा, एक उसका मुख्यालय होगा। ठीक है ना, भारतीय रेलवे जोन 18 का। देखिए, भारत में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, भू आकृतिक है जो प्रभावित करते हैं। भूमि की आकृति कभी ऊंची हो जाती, कभी नीचे हो जाती है, तो इसके कारण भी ये क्या है, प्रभावित करते हैं। आर्थिक और प्रशासनिक कारक भी इसमें सम्मिलित हैं। आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी साधन की अपेक्षा रेल परिवहन एक प्रमुख साधन हो गया है। अब डियर फ्रेंड्स, अभी हमने रेल परिवहन के बारे में क्या क्या देखा, तो रेल परिवहन क्यों रिवीजन कीजिए। रेल परिवहन में हमने देखा अभी कि रेल परिवहन की लंबाई कितनी है, तो कितनी है, 67,945 है, 68,000 पूरा मिलाकर के था। ठीक है ना। रेलवे जोन की संख्या कितनी है, 18 है। सर्वाधिक रेल में कौन सा देश आगे आता है, तो डियर फ्रेंड्स वो आता है USA, फिर आता है भारत। और रेलवे जाल की बात की जाए तो रेलवे प्रणाली की बात की जाए तो भारत में सबसे प्रथम पे आता है। और हमने क्या देखा, प्रभावित करने वाले कारक भू आकृतिक, आर्थिक, प्रशासनिक। इसके बाद देखिए, अब इसकी समस्याओं के बारे में बात करते हैं कि इसमें कौन सी समस्याएं आती हैं रेल परिवहन में। जिस प्रकार हमने सड़क परिवहन की समस्याएं भी देखी थी, वहाँ भी देखा था, है ना। तो सड़क परिवहन में यही देखा था हमें, प्रॉब्लम क्या थी कि वो जो कच्ची सड़कें होती हैं वो बरसात के टाइम पे नष्ट हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, हमें पता ही नहीं चलता है, कीचड़ का माहौल बन जाता है उस टाइम पे। ठीक है ना, डूब जाती हैं, कुछ भी नहीं रहता है। इसी प्रकार इसमें भी बहुत सारी समस्याएं हैं। और उसमें हमने देखा था कि सब जगह राष्ट्रीय राजमार्ग तो नहीं जाते, छोटे छोटे ग्रामीण थे। अब इसमें हम देखते हैं बहुत से यात्री बिना टिकट के यात्रा करने लगते हैं, एक ये प्रॉब्लम होती है। थोड़ी बहुत तो देना चाहिए ना, वैसे भी ज़्यादा नहीं लगता है रेल परिवहन में। रेल संपत्ति की हानि तथा चोट जैसी समस्याएं भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई हैं। अभी हम देखते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी को लोग अपना नहीं मानते हैं, बल्कि मानना हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने एक बार यदि हम गए और वहाँ पे नुकसान पहुँचा के आ गए तो भरपाई कहाँ से होनी है, आप ही सोचिए। हमारा GST टैक्स लगता है और वहीं से राष्ट्र की आय उसमें लग रही है, राष्ट्र की आय लग रही है डियर फ्रेंड्स, या क्या, तो उसमें न लग के हमारे विकास के लिए कोई योजना आती ना, यदि हम उसको ख़राब ना करते तो, है ना। तो हम देखते हैं सर, रोड में यदि कोई बल्ब लगा होता है तो बच्चे जानबूझकर वहाँ पे पत्थर फेंकेंगे और मारेंगे, पता नहीं कौन सा मज़ा मिल जाता है। फिर ये पता नहीं है कि कोई दूसरे गांव वाला वहाँ पे रहने आएगा, रास्ता में तो तुम्हें ही चलना है ना, कोई और तो नहीं चल सकता ना वहाँ पे, क्या दूसरे गांव वाला या दूसरे देश वाला। हम आज क्षति पहुँचा के हम आ जाते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे रेल है ना, तो उसमें क्या कोई विदेशी आने वाला है, सफ़र करने वाला है यात्रा, बल्कि नहीं, वो तो हम ही करने वाले हैं, उसमें हम ही करने वाले हैं। आज नहीं जाएंगे तो कल जाएंगे, और हमारी ही, और यदि सुधरवाई भी गई तो पैसा किसका लग रहा है, आप देख नहीं पा रहे हैं, GST टैक्स हमारा ही लग रहा है। कोई और योजना आती तो हमें प्रॉफिट देती ना। इसलिए ध्यान रखिए, कभी भी ऐसा फालतू के काम मत करिए। देखिए, जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोकते हैं, जिससे रेल को भारी हानि उठानी पड़ती है ना, वो अनावश्यक रूप से। इसीलिए हम देखते हैं रेल परिवहन में लोगों को विश्वास नहीं होता है कि वो 1 घंटा बाद आ रही है कि 1 घंटा पहले आ रही है। हो सकता है किसी का अर्जेंट कार्य हो, आप बार बार जंजीर खींच के रेलगाड़ी रुकवा लेते हैं, है ना। हो सकता है किसी का एग्जाम हो, या फिर कोई पेशेंट जा रहा हो, कोई बीमार व्यक्ति हो, तो उसको कितनी हानि होती होगी। आपने तो फालतू में मज़ा आ गई, जंजीर खींच दिया, रुक गई रेलगाड़ी। हाँ, हमने तो रेलगाड़ी रोक दी, भले फिर भरपाई खुद से करनी पड़े, जुर्माना लगे। तो ये सब नहीं होना चाहिए। कभी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को दूसरों की प्रॉपर्टी ना मानकर अपनी ही प्रॉपर्टी मानो, क्योंकि उसमें नुकसान किसी दूसरे का नहीं, आपका और मेरा ही है। चलिए, तो हमने क्या क्या देखा इसमें, हमने देखा
स्थल परिवहन में हमने देख लिया, सड़क परिवहन की बात कर ली, रेल परिवहन की बात कर ली। रेल परिवहन में क्या क्या देखा, इसकी हमने देखा कि सर्वाधिक रेल प्रणाली की बात की जाए तो भारत आता है, और सर्वाधिक रेल कहाँ पे पाई जाती हैं, रेलवे व्यवस्था तो यूएसए में पाई जाती हैं। द्वितीय नंबर पे भारत पाई जाती हैं। इसकी लंबाई हमने देखी 67,000 किलोमीटर है, ठीक है ना। इसके बाद विभिन्न 18 रेलवे जोन है। 18वां साउथ दक्षिणी तट पर बना हुआ है, जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में है। और इसकी समस्याएं देखी, लोग जंजीर खींच देते हैं, और समस्याओं में हमने क्या देखा, पब्लिक प्रॉपर्टी समझ करके उसको नुकसान पहुंचाते रहते हैं। और साथ में हमने चाहे जहां उबड़ खाबड़ स्थान पर भी कहीं भी इसमें प्रॉब्लम आती है ना, ये सब हमने देखा। अब चलिए बात करते हैं स्थल परिवहन की तीसरे नंबर की कौन सी, पाइपलाइन के बारे में। सड़क देख लिया, रेल परिवहन देख लिया, अब बात करते हैं पाइपलाइन के बारे में। तो तीनों स्थल परिवहन हो जाएगा। देखिए, भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। मानचित्र में पाइपलाइन कैसे, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर इसको डाल दिया जाता है पाइप को। जैसे हम देखते हैं अभी पानी आ रहा है ना, हमारे घरों में नल लगे हैं, ये पाइपलाइन के द्वारा आता है ना, वितरण होता है पानी का। तो ये आसानी से ग्राम पंचायत के द्वारा सभी को पहुंचा दिया जाता है। उसमें थोड़ी बहुत पैसे लगते हैं। इसी प्रकार गैस लाइन डाल दी जाती है, तो ये पेट्रोल, कच्चा तेल वगैरह ये सब आता रहता है। इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल, उत्पाद तेल, प्राकृतिक गैसें उपलब्ध होती हैं। शोधनशाला, उर्वरक कारखानों और बड़े तापगृहों में पहुंचाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये क्या है, पाइपलाइन। आई होप आपको पाइपलाइन क्लियर हो गए होंगे। तो अभी पाइपलाइन में हमने क्या देखा कि यह एक नया साधन है। इससे कच्चा माल, जैसे कच्चा तेल है, पेट्रोल है, उत्पाद के ये सभी तेल वगैरह, गैस वगैरह आ जाती है, और ये सड़क के ऊपर सड़क बनी बिछी होती है। देखिए, देश में पाइपलाइन परिवहन 3 प्रमुख जाल हैं। कौन कौन से, हम यदि पाइपलाइन की बात करें तो कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, 3 प्रमुख कौन कौन से हैं। ऊपर असम के क्षेत्र से गुवाहाटी, बटौनी और इलाहाबाद के रास्ते कानपुर के उत्तर प्रदेश तक जाते हैं। तो हमारा मैप आपने देखा होगा, ये रहा हमारा मैप। यहाँ पे पड़ता है हमारा असम, और ये पड़ता है कहाँ, कानपुर के पास। तो यहाँ तक गुवाहाटी, बटौनी, असम के क्षेत्र से होते हुए ये पाइपलाइन डली हुई है, ठीक है ना। ये पहली शाखा है, मुख्य शाखा है। इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक जाती है यहीं पर। दूसरी शाखा मौरी और ग्राम तक गुवाहाटी तक जाती है, सिलीगुड़ी आदि स्थान पर पहुँचाती है। देखिए, अब देखते हैं दूसरा, गुजरात में दूसरी शाखा की बात करें। अभी तो हमने पहली शाखा की बात की, प्रमुख शाखा है। दूसरी शाखा जैसे गुजरात से सलाया। गुजरात कहाँ पड़ता है हमारा गुजरात पड़ता है पश्चिम क्षेत्र में। ये है, यहाँ पे हमारा गुजरात है, ठीक है ना। ये सलाया से बीटमपुर, मथुरा, दिल्ली, पानीपत वाले इलाके में, यहाँ पर पंजाब वाले जालंधर तक जाता है। ये यहाँ पड़ता है हमारा पंजाब के बाद यहाँ पे मथुरा वगैरह, दिल्ली वगैरह यहीं पड़ती है। पानीपत पंजाब की साइड पे, हरियाणा के पास में रास्ता है, ठीक है ना। इसकी अन्य शाखा बड़ौदा के निकट कोयली को चच्छुस अन्य स्थानों को भी जोड़ती है, ये वाली स्थान है, ठीक है ना। इसके बाद आगे देखते हैं, गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा। तीसरी, अभी हमने देखा कौन कौन से, असम के बाद कानपुर तक जाती हुई, जो पूरब साइड ऊपरी साइड में है। मथुरा, दिल्ली और पंजाब और गुजरात से जाती हुई दूसरी हमने शाखा देखी। तीसरी गैस पाइपलाइन की शाखा गुजरात में हजीरा, उत्तर प्रदेश और जगदीशपुर को मिलाती है। उत्तर प्रदेश, हजीरा, तो ये कहाँ पे है, देखिए, हाँ, ये गुजरात से होते हुए हजीरा, उत्तर प्रदेश में होते हुए जगदीशपुर से मिलाती हुई मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते के निकट। इसकी शाखाएं राजस्थान, कोटा, ये विभिन्न प्रकार की शाखाएं भी चल रही होती हैं। शाहजहाँ, बबराला अन्य स्थानों पर भी ये गैस पाइपलाइन जोड़ती है। आप यहाँ पे और अच्छे से मैप में क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, हमने वही बताया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने बताया था, ये रहा हमारा असम का क्षेत्र, ठीक है ना। ये असम का क्षेत्र रहा, यहाँ से होते हुए देखिए ये जा रही है सिक्किम तक। फिर यहाँ पे ये है,
यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से लखनऊ तक जाती हुई है। फिर ये विभिन्न प्रकार की शाखाएं और छोटी छोटी अलग हैं, ये मिला रही हैं ये जालंधर तक, राजस्थान, कोटा, मथुरा, ये गुजरात से होती हुई, ठीक है ना। मुंबई, पुणे और इंदौर ये है मध्य प्रदेश में। ये रही हमारी गैस पाइपलाइन की, आप देख सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मैप में, और अच्छे से आप देख लीजिए। चलिए चलते हैं आगे जल परिवहन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, परिवहन के साधन में हम बात करें तो ये 3 प्रकार के हमने देखे थे। कौन कौन से? स्थल, जल और वायु। हमने एक के बारे में पूर्ण कंप्लीट कर लिया, स्थल परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन। इसके बारे में डिटेल से हमने बात की है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं आंतरिक जल परिवहन की और समुद्रिक जल परिवहन, मतलब जल परिवहन के बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जल परिवहन जो है यह 2016 में राष्ट्रीय जल मार्ग अधिनियम के अनुसार 106 नए जल मार्ग को चिन्हित किया गए हैं। 2016 में कितने जल मार्ग चिन्हित किए गए हैं? 106। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में अभी टोटल जल मार्ग हैं डियर फ्रेंड्स, ये 2016 में तय किए गए थे 106, लेकिन अभी तो बढ़कर के कितने हो गए हैं? 111 जल मार्ग हैं प्रेजेंट टाइम पे। कितने हैं जल मार्ग? 111। भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन है, मतलब नौ संचालन किसे कहते हैं? जल मार्ग को। जल मार्ग में डियर फ्रेंड्स ये कितने लंबे हैं? लंबाई हम देख लें। अभी हमने सड़कों की लंबाई देखी थी, राष्ट्रीय राजमार्ग देखा था। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी थी? 1,42,000 थी, है ना। इसके बाद देखिए, आप देख सकते हैं इन जल मार्ग की लंबाई कितनी है? 14,500 किलोमीटर। कितनी है? 14,500 किलोमीटर है इसकी जल मार्ग की लंबाई। अभी हमने क्या पढ़ा? जल मार्ग। जल मार्ग में हमने क्या देखा? 2016 में 106 चिन्हित किए गए थे, लेकिन वर्तमान में बढ़कर के कितने हो गए हैं? 111 जल मार्ग हो गए हैं, और इसकी लंबाई 14,500 किलोमीटर है। क्लियर? जल परिवहन में का डियर फ्रेंड्स, यदि हम परिवहन यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे सस्ता जल परिवहन कौन सा है? परिवहन का साधन है क्या? जल परिवहन और साधनों से सबसे सस्ता साधन है। चाहे हम किसी शिप से द्वारा यदि हम परिवहन करते हैं, जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, तो जल परिवहन सस्ता पड़ता है, चीपेस्ट पड़ता है। यह भारी और स्थूलकाय वस्तु ढोने के अनुकूल भी है। इसमें भारी वस्तुओं की आसानी से जहाज के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाई जा सकती हैं, जैसे कि इंग्लैंड वासी करते थे। यह परिवहन साधन ऊर्जा का सक्षम तथा पर्यावरण के अनुकूल है। मतलब डियर फ्रेंड, जल के द्वारा हम देखते हैं इसके द्वारा ऊर्जा भी बनाई जाती है, ऊर्जा का साधन है और पर्यावरण के अनुकूल है, इससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता है, ठीक है ना। जल परिवहन के द्वारा यदि जहाज चलाते हैं तो देखिए, निम्न जल मार्ग को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। कुछ जैसे 5-6 जल मार्ग हैं डियर फ्रेंड, जिसको भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है, एक जल मार्ग है, ध्यान रखना। हाँ, कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी फ्रेंड्स। तो हम 6 जल मार्ग हैं ऐसे जो राष्ट्रीय जल मार्ग हैं, उनके बारे में मैप में अच्छे से बात करेंगे। अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हल्दिया टू इलाहाबाद के मध्य गंगा जल मार्ग जो 1620 किलोमीटर लंबा है, नौगम्य जल मार्ग संख्या नंबर 1 है। मतलब पहला NH नेशनल हाईवे वाटरवेज थे, तो जो जल मार्ग है यह है गंगा नदी पर बना हुआ है, और ये कहाँ से? हल्दिया से इलाहाबाद की ओर जाता है। इसके बाद दूसरा जल मार्ग है जो मैप में हम आपको अच्छे से बता देंगे, क्लियर करेंगे। सदिया टू धुबरी के मध्य, सदिया से धुबरी, ये सदिया पड़ता है कहाँ पे? ये धुबरी असम के पास का जल मार्ग है, ठीक है ना। अभी हम मैप में बताएंगे। ब्रह्मपुत्र नदी के पास में है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से आती है? चीन से होती हुई आती है, ठीक है ना, और असम में। तो ब्रह्मपुत्र नदी जल मार्ग नौगम्य जल मार्ग संख्या नंबर 2 है। धुबरी, सदिया टू धुबरी है। इसके बाद आता है तीसरा, केरल के पश्चिम तट पर कोट्टापुरम से कोमान तक उद्योग मंडल चंपकारा नहरें 205 किलोमीटर की तीसरा नंबर का जल मार्ग है। केरल के पास में है, ठीक है। केरल में पश्चिम तटीय नहर से है। इसके बाद देखिए, अभी हमने 3 ही जल मार्ग देखे। कौन कौन से? एक देखा हमने हल्दिया से इलाहाबाद, दूसरा देखा हमने सदिया टू धुबरी, सदिया से धुबरी का, और केरल से कोट्टापुरम, केरल के पश्चिम तट में नहर है, वहाँ पे जल मार्ग है।
तीसरा जलमार्ग। चलिए आगे डिटेल से बात करते हैं। देखिए इसके बाद चौथे नंबर का जलमार्ग है काकीनाडा पुदुचेरी के नहर स्ट्रेच के साथ। यह गोदावरी और कृष्णा नदी के पास में है। यह गोदावरी नदी हम देखते हैं कहाँ पे, ये महाराष्ट्र के पास कृष्णा नदी है ना, तो वहाँ से निकलती हैं पर हमारे दक्षिण की ओर है काकीनाडा और पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के में। इसकी लंबाई देखें तो 1078 किलोमीटर है। ये चौथे नंबर का जलमार्ग है, राष्ट्रीय जलमार्ग। बात करते हैं पाँचवें नंबर का जलमार्ग मताई नदी पे। महानदी के डेल्टा चैनल पर ब्रह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्रह्मणी नदी का विशेष विस्तार, यह 588 किलोमीटर राष्ट्रीय जलमार्ग है, पाँचवें नंबर का। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, NW मतलब कि नेशनल वाटरवेज, ठीक है ना, ये कहाँ पे है? देखिए 1600 किलोमीटर है। ये हमने बताया था इलाहाबाद से धुबरी की ओर जाता है, हल्दिया की ओर जाता है। ये रहा हमारा इलाहाबाद, गंगा नदी में पड़ता है ना। देखिए ये आया गंगा नदी से होता हुआ, ये आता है यहाँ पे। ये रहा हमारा सॉरी फ्रेंड्स, ये रहा इलाहाबाद से होता हुआ, ये आया हल्दिया पर, ये लिखा हल्दिया, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल के पास। तो यहाँ पे आकर के मिलता है। ये 1600 किलोमीटर का लंबा है। इसके बाद हमने दूसरा जलमार्ग बताया था सदिया टू धुबरी। सदिया से धुबरी के बीच में जो जलमार्ग है वो दूसरे नंबर का जलमार्ग है, जिसकी लंबाई 891 किलोमीटर है, ठीक है ना। ये देखिए आप, असम में सदिया पड़ता है। सदिया से लेकर के ये रहा हमारा धुबरी, यहाँ तक आता है। इसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। आपको क्लियर हुआ? पहला हमने देखा इलाहाबाद से हल्दिया, दूसरा हमने ये देखा। अब बात करते हैं तीसरे जलमार्ग की, ठीक है ना। सो डियर फ्रेंड्स, देखिए NH3 की बात करें हम तो ये हमारे वेस्ट कोस्ट चैनल पर है। ये केरल पे आप देख रहे हैं, कोट्टापुरम से कोम्मान तक जाता है ये जलमार्ग। यह 205 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। यह पश्चिम तटीय साउथ साइड में पश्चिम तट पर है, पश्चिम तटीय है, और ये कोट्टापुरम से कोम्मान तक जाता है। क्लियर हुआ? सो फ्रेंड्स, बात करते हैं नेशनल वाटरवेज की 4 की, ठीक है ना, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 नंबर पे। तो ये कहाँ पे है? तो आप देख रहे हैं, ये रहा हमारा, हाँ, काकीनाडा से पुदुचेरी तक जाता है। देखिए ये रहा हमारा काकीनाडा, और यहाँ से होता हुआ यह तमिलनाडु में पुदुचेरी तक जाता है, ठीक है ना। और ये यहाँ पे जो आप रिवर देख रहे हैं कौन सी नदियों पे है? तो आप देख रहे हैं ये रही गोदावरी नदी, ठीक है ना। गोदावरी से, और यह कृष्णा नदी में आकर के यहाँ पे हम देखते हैं पश्चिम साइड की ज़्यादा पूरी नदियाँ समथिंग पर यहाँ पूर्वी तट पर, दक्षिण पूर्वी तट पर मिलती हैं, ठीक है। तो ये रही हमारी काकीनाडा से पुदुचेरी की ओर जाता है। क्लियर हुआ आपको? इसके बाद देखिए वाटरवेज 5 के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेशनल वाटरवेज की 5 नंबर की। तो ये रहा हमारा, देखिए ये यहाँ पे उड़ीसा से लेकर के ये कहाँ जाता है? पश्चिम बंगाल की ओर जाता है, तलचर पर जाता है, ठीक है ना। ये रहा हमारा तलचर पर पहुँचता है, और इसकी लंबाई हम देखें तो 588 किलोमीटर है, ठीक है। और ये डेल्टा पर मताई नदी के पास में है, ठीक है ना। यहाँ पे ब्रह्मणी डेल्टा पड़ता है, चैनल है यहाँ। ये रहा हमारा 5 नंबर का वाटरवेज मतलब राष्ट्रीय जलमार्ग। देखते हैं 6वें नंबर का जलमार्ग कहाँ पे है। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैप में, देखिए 7 नंबर पे, आप 6 नंबर पे ये बराक पर पड़ता है। ये रहा हमारा, ठीक है ना। ये सबसे छोटा, मतलब राष्ट्रीय जलमार्ग में छोटा जलमार्ग है। इसकी लंबाई 121 किलोमीटर है। असम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा स्टेट को कवर किए हुआ है। आप ये देख रहे हैं, ये असम का पास भी है ना, और क्या है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, ये सभी पड़ते हैं यहाँ पे। इन स्टेट्स में पाया जाता है। बराक पर लक्ष्मीपुर से भंगा तक जाता है।
आई होप आपको ये पूरे जलमार्ग क्लियर हो गए होंगे। तो हमने देखा अभी इन जलमार्ग में सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी जलमार्ग की है, तो हमने देखा था इलाहाबाद से हल्दिया तक जाने वाला जलमार्ग जो कि 1620 किलोमीटर है। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। और सबसे छोटा हमने देखा 6वें नंबर का जलमार्ग है। इसके बाद और भी जलमार्ग देखे। हाँ, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यदि क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दूसरे नंबर का जलमार्ग ये वाला था। तीसरा हमने देखा कोट्टापुरम से कोमान तक है। तीसरा देखा। चौथा हमने देखा जो कि गोविंदा कृष्णा नदी पर पड़ता है ना, तो इसमें पुदुचेरी तक जाता है काकीनाडा से। इसके बाद पाँचवा जलमार्ग हमने देख लिया। पाँचवा जलमार्ग तलचर तक जाता है। कहाँ से लेकर के ये हमारे उड़ीसा से पश्चिम बंगाल तक पड़ता है ना। और पाँचवें के बाद छठवां हमने ये वाला देखा। आई होप आपको इसमें 3-4 स्टेट को क्लियर कवर किए हुए हैं। आई होप आपको ये वाटरवेज आप बोलेंगे चलते किसमें, हमने नदियों को नाम बताए हैं। ये फर्स्ट वाला हमने गंगा नदी पर बताया था। सेकेंड वाला हमने कहाँ बताया था, ब्रह्मपुत्र नदी में पड़ता है ना। रिवर निकलती है यहाँ से, चीन से आती हुई असम को जाते हुए पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है नदियाँ। इसके बाद हमने देखा तीसरा नंबर का। चौथे नंबर में ये कृष्णा गोदावरी नदी के किनारे है। पाँचवा नंबर जो देखा हमने मताई नदी के किनारे है। और यहाँ पे भी एक नदी पड़ती है, रिवर है ना, बराक पर पड़ता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स, हम क्विक रिवीजन करते हैं जलमार्ग का। अभी हमने जलमार्ग में क्या क्या देखा। हमने देखा जलमार्ग में कि अभी हमारे प्रेजेंट टाइम पे कितने जलमार्ग हैं, 111 जलमार्ग हैं। जिसमें हमने देखा अभी राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में बात की। राष्ट्रीय जलमार्ग कितने हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग हमने अभी देखा। जलमार्ग की टोटल लेंथ यदि है तो 4503 किलोमीटर है। ठीक है ना। हाँ, टोटल स्टेट सर्वेट नेशनल वाटरवेज की है ना। और वैसे कितने बताए, 14,500 किलोमीटर। और बल्कि 6 की कितनी है, 6 की टोटल हमने बताई 4,503। और पूरे 111 जलमार्गों की लंबाई जो है तो वो 14,500 है। क्लियर हुआ आपको। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अभी जलमार्ग में हमने 2 बताए थे। एक घरेलू जलमार्ग थे, ये घरेलू थे, राष्ट्रीय अंदर के थे, ठीक है ना। और कुछ होते हैं अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग जो कि समुद्र आता था, जिसमें सामुद्रिक जलमार्ग। तो अब बात करेंगे हम सामुद्रिक जलमार्ग की।